हेलो डियर्स, माई सेल्फ राहुल रंजन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अपना टॉपिक है इस वीडियो का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली नेशन स्टेट कैसे बना। यानी कि खासकर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में, कि इटली यूनिफाइड स्टेट नेशन स्टेट कैसे बना और जर्मनी कैसे बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था ना, स्टेट के पावर को प्रोमोट करने के लिए और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड हुआ, मोबिलाइज किया गया, वो थे कंजर्वेटिव्स के थ्रू ही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स पूरे यूरोप में पॉलिटिकल पावर को अचीव करने के लिए और स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कंजर्वेटिव्स के द्वारा स्प्रेड किया गया था। तो ओट्टो वन बिस्मार्क जो लिबरल आइडिया था, लिबरल्स का आइडिया था नेशन स्टेट बनाने का, उसको फर्स्ट में तो रिप्रेस कर दिया गया। मोनार्की और कुछ मिलिट्री और कुछ कंबाइंड फोर्सेस मिलके इनको रिप्रेस कर दिए, लिबरल्स का जो नेशन बिल्डिंग वाला आइडिया था। लेकिन इनको सपोर्ट मिला किधर से? तो जंकर्स कौन थे? तो लैंड ऑनर्स ऑफ प्रूसिया के कुछ लैंड ऑनर्स थे, लार्ज लैंड ऑनर्स, जिनको हम जंकर्स बोलते हैं। वो लोग सपोर्ट किए लिबरल्स को नेशन स्टेट के बनाने का जो आइडिया था उसमें। तब क्या हुआ? प्रूसिया इसका कंट्रोल करने लगा, प्रूसिया के हाथ में ये लीडरशिप आ गया और चीफ मिनिस्टर ओट्टो वन बिस्मार्क इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। 3 इयर्स तक वॉर्स चले, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से एंड फ्रांस से, और मिला जुला के प्रूसिया विक्ट्री हुआ। तो जनवरी 1871 का टाइम था, 1871 जनवरी का मंथ था, और जर्मनी को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट को कंट्रोल दिया गया वहां का, उनको जर्मन एम्पेरर बनाया गया। और ये जो सेरेमनी हुआ था वो वर्साइल्स में हुआ था। और ये जो नया वाला गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ये विलियम फर्स्ट जो बने थे 1871 में वहाँ के एम्पेरर, वो ज़्यादा जोर दे रहे थे नेशन स्टेट, जो स्टेट नया वाला बना है इसको मॉडर्नाइज करने में, करेंसी को मॉडर्नाइज करना है, जुडिशियल सिस्टम को, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, इन सबको जर्मनी में मॉडर्नाइज करना है। आगे हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या था कि जो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी जो इटली था ना, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1750 तक, ये 1750 तक इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। यानी यूनिफाई स्टेट ये नहीं था, इटली 7 स्टेट में डिवाइड था। जबकि एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट थी, उसमें ऐसा स्टेट था जहां पे इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे। बाकी जितने भी 6 स्टेट बचे, जितने भी 7 स्टेट में डिवाइड था इटली, जिसमें से एक था सार्डिनिया पिडमॉन्ट जिसपे कि इटालियन का शासन था, लेकिन बाकी जो 6 स्टेट बचे उस पे किसी और का शासन था। जैसे देखते हैं जो नॉर्दर्न इटली था ना, वहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का कंट्रोल था। सेंटर पार्ट जो हो गया इटली का, वहां पे पोप का कंट्रोल था। उसके बाद जो साउदर्न रीजन हो गया इटली का, वहां पे किंग ऑफ स्पेन का, बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का कंट्रोल चल रहा था। इस टाइप से डिफरेंट एम्पेरर सब इटली पे अपना शासन चला रहे थे। तो हुआ क्या 1830 में? 1830 के बारे में हम बात करते हैं। जो जूसेपी मैजिनी, मेंबर्स ऑफ कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर थे, जूसेपी मैजिनी, यहाँ पे फिगर है, ये एक कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर्म किए। और इस प्रोग्राम में क्या हुआ था? सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाया था जिसका नाम दिया था योंग इटली। तो ये 18 उतना ये सक्सेस नहीं हुए थे उस टाइम पे, 1831 टू 1848 में उतना ये सक्सेस नहीं हुए थे। लेकिन अब जाके इनको प्रोमोट मिला था किंग विक्टर इमैनुअल II के तरफ से, और पिडमॉन्ट को यूनिफाई करने में, इटालियन स्टेट बनाने में थ्रू द वॉर के थ्रू पिडमॉन्ट को यूनिफाई करने का आइडिया आया। अब इटली एक यूनिफाई स्टेट बनेगा वॉर के थ्रू। और इनको सपोर्ट कहाँ से मिला? तो विक्टर इमैनुअल II के तरफ से। इस मूवमेंट को लेड कौन कर रहा था? तो चीफ मिनिस्टर कैवोर, काउंट कैवोर इसको
लेड कर रहे थे इस मूवमेंट को, यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला जो मूवमेंट था इसको लेड कर रहे थे चीफ मिनिस्टर काउंट कैवोर। ये तो ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे और ना ही डेमोक्रेट। जूसेपी गरीबाल्डी थे, इनका नाम ही कुछ अजीब सा है, याद कर लेना। ये भी इटालियन पॉलिटिशियन और नेशनलिस्ट थे। वॉलेंटियर्स, जो लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स थे ना, वो इन्हीं के कंट्रोल में थे, यानी जो आर्मी का कंट्रोल था वो जूसेपी गरीबाल्डी के कंट्रोल में ही था। 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। 1860 में पीजेंट्स ने इनको सपोर्ट किया, सार्डिनिया पिडमोंट को। उसके बाद ये मार्च किए, मूव किए साउथ इटली के तरफ और वहाँ के किंगडम टू सेलेसियस वहाँ से जीत लिए और स्पेनिश रूलर को वहाँ से भी खदेड़ दिए। अब जाके 1861 में इटली डिक्लेयर हुआ कि इटली भी अब एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है और वहाँ के किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड को ही बना दिया गया और इटली का कैपिटल रोम को बनाया गया। तो ये था स्टेप्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन कैसे बना नेशन स्टेट। इसका जो नेशन स्टेट बनने का स्टेप है वो थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का है। 18th सेंचुरी के पहले, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से पहले एक भी ब्रिटिश नेशन नहीं था यूरोप में। तो कैसे आया? जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो 1688 से पावर सीज करना शुरू कर दिया मोनार्की का। इंग्लैंड तब जाके एक नेशन स्टेट बना। फिर आगे क्या हुआ फिर देखते हैं कि कैसे बना भी नेशन स्टेट। 1707 में इंग्लैंड 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जिसमें साइन हुआ था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाए थे एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, और ये साइन हुआ था 1707 में। और इसी एक्ट के कारण इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जिसके अंडर में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अभी तक 2 कंट्री आ चुका है, फिर देखने वाले हैं आगे। अभी इंग्लैंड ना अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे दिखाया, यानी उस पर कब्जा कर लिया स्कॉटलैंड को भी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पे ज़्यादा हो गए और इंग्लिश मेंबर्स ही ज़्यादा थे उसके पार्लियामेंट में, यानी अपना इन्फ्लुएंस पूरा स्कॉटलैंड पे कर दिया था। उसके बाद आयरलैंड जो था ना वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, वहाँ के 2 ग्रुप्स है, दो एथिक ग्रुप्स में ये डिवाइड था। तो ये लोग ना कैथोलिक्स वाले को सपोर्ट किए कि ये प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किए कि हाँ हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम कैथोलिक्स वाले को हरा दो। तो प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड सपोर्ट किया, और जब ये आयरलैंड के कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट को हरा दिए, तब जाके जब आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स को दबा दिए, कैथोलिक्स को हरा दिए, तब फिर से इंग्लैंड क्या किया कि प्रोटेस्टेंट को भी खुद हरा दिया और वहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया। तो 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड कर लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में कौन कौन है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो अब जो नया ब्रिटेन बना था इसका कुछ सिंबल्स था। यहाँ के ब्रिटिश फ्लैग नया आया जिसका जो यूनियन जैक था। नेशनल एंथम इसका हुआ जिसका नाम था नेशनल एंथम का गॉड सेव्स आवर नोबेल किंग। यहाँ का अपना लैंग्वेज आया जो कि इंग्लिश था। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 4 क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के बारे में। जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।